फाइंड दी हाइट above Earth's surface where G drops to 36% of G at सरफेस। कैसे होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका पता है रखना, 7 चैप्टर में है ना। बाकी अपन ने सेंटर ऑफ मास निकाला है, m1 m2 वो पता है। वेलोसिटी वाले क्वेश्चन किए m1 v1 m2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एक्सीलरेशन का क्वेश्चन था, एरिया वाले एक से काट दिया अगर वो बीच में बोला, इस टाइप से क्वेश्चन थे। फिर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, वो एक रोप वाला इधर से खींचा अगर रोप से एक रिम को, वो क्वेश्चन करना। बाकी क्वेश्चन तो फिर बार बार रिपीट अगर अपन करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। हाँ, इतने तो क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। हाँ, पर तुमको पढ़ाया नहीं ना, मतलब यही तो होता है कि भाई टीचर ने पढ़ाया नहीं तो तुम पूछो भी मत। सीधी सी बात, तो उनको ज़्यादा पढ़ाया नहीं तो पूछा भी नहीं। हाँ, पर अब कंप्लीट करा ना, अब जाके बताओ कैसा होगा। फाइंड द हाइट एट विच, कैसे करेंगे? आपको हाइट निकालना है अबव द अर्थ सरफेस वेयर जी ड्रॉप्स टू 36% ऑफ जी एट द सरफेस। मतलब आपको ऐसा हाइट निकालना है जहाँ पर जो जी का वैल्यू है वो कितना परसेंट हो जाए, 36% ऑफ जी हो जाए। अल्टीमेटली यही होगा, जी ड्रॉप्स टू 36% ऑफ जी, मतलब ये जी डैच आपको निकालना है इस पॉइंट का, जो पृथ्वी से कुछ सरफेस से ऊपर है, कुछ एच हाइट, जो 36% हो जाएगा। अच्छा, जी का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। अच्छा, पर हाइट, ऊपर हाइट, अर्थ सरफेस से ऊपर हाइट वाला फॉर्मूला क्या होता है जी का? आर प्लस एच का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्या? ये होता है, याद है? एच हाइट ऊपर चले जाते थे, अपन ने फॉर्मूले डिराइव किए थे। फिर अपन जीएम की जगह क्या रखते थे? जीएम इज इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो फॉर्मूला क्या बनता था? जी इज इक्वल टू जी आर का स्क्वायर, अभी तो आर ले लो सीधे, अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर वाली टर्म जो थी, याद है, वो नीचे जाती थी तो 1 प्लस एच बाय आर बनता था। तो ये फॉर्मूला हुआ था, याद करो। ठीक है, हाँ, 1 माइनस ये का, वो नीचे हाइट के नीचे जा रहे हो तुम, डेप्थ का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सरफेस के ऊपर जा रहे हैं हम। तो अब फिर आपने क्या किया था? फिर इसको ऊपर ले लिया था तो 1 माइनस 2h अपॉन आर किया था, याद है? वो एक अप्रोक्सीमेशन करके बताया था मैंने, ठीक है? उसके हिसाब से तुम, पर यही फॉर्मूला तुम लगा सकते हो। वो कब लगाते थे? जब अप्रोक्सीमेशन कब करते थे? इसके बाद जब h जो होता था, हाइट क्या होता था, बहुत ज़्यादा कम होता था, तब अपन अप्रोक्सीमेशन करते थे। अप्रोक्सीमेशन के अंतर्गत क्या करते थे कि इसको ऊपर ले जाते थे, तो ये 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2 होता था। फिर -2 यहाँ पर पुट करते थे तो ये -1 माइनस 2h बाय आर आता था। ये फॉर्मूला हमारा फाइनल बनता था, ठीक है? जो कि हम सब भूल भाल गए। अरे 1 प्लस एक्स था ना, तो वो जो n था, n x होता है, n की वैल्यू माइनस थी तो x के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, ये पूरा x था। तो अभी एक्चुअली हमारी हाइट 36% पे आ रही है। कितनी आ रही है? 36%। कोई छोटा नंबर नहीं होता है, इसीलिए अपन क्या लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारी इक्वेशन के मुताबिक जी डैच कितना बन रहा है? जी डैच इज इक्वल टू बन रहा है 36% ऑफ जी, मतलब 36/100 ऑफ जी। आ रही बात समझ में? मतलब आपको ऐसा जी डैच निकालना है जहां पर 9.8 9.8
क्या बोल रहे हो? वैसे जी को तो 9.8 ही लेने को कहा था, 10 मना किया था। 9.8 लेने को? हाँ, क्योंकि सर बोला है कि 10 लोगे ना तो फिर कई सारे एग्जामिनर ऐसे रहेंगे तो तुम्हारा है ना वो कर देंगे, गलत कर देंगे। हाँ तो वो भी हो सकता है। चलो इस इक्वेशन से निकालो कितना आएगा, मतलब ये इक्वेशन में पुट कर दें। जी डैच का वैल्यू, जी का वैल्यू कितना है? 9.8। ये कुछ जी का वैल्यू बनेगा ना, जी कैपिटल जी अपॉन क्या, ठीक है। जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर भी रखा था, तो जी से जी कैंसिल हो गया था, तो आपका कुछ यहाँ से कितना आएगा, 1 अपॉन, अच्छा ये जी डैश था, सॉरी, जी डैश इज इक्वल टू, है ना, हाँ जी डैश इज इक्वल टू 36/100 टाइम्स ऑफ ये, ठीक है ना। मतलब अल्टीमेटली आपको जी डैश बाय जी कितना हो जाएगा, ये आपका कुछ जी के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो जी डैश बाय जी, जी डैश बाय जी इज इक्वल टू कितना होगा, जी डैश बाय जी इज इक्वल टू 36/100 होगा, ये जी डिवाइड में आ गया तो, है ना। और जी डैश बाय जी कितना होता है, ये अपॉन में आएगा तो 1/1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, तो वो वैल्यू रख दो 1 अपॉन, ठीक है ना। हाइट निकालनी है ना आपको, 1/1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36/100। सर मेरे को समझ नहीं आया, हमने वहाँ पर 36/100 छोड़ा था। अरे भाई इसने क्या बोला था कि, बोला था ना 36% मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का परसेंट क्या होता है, हम जी डैश की पूरी वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं। जी डैच की ही तो वैल्यू लिख दो, वही बात आएगी, एक ही बात है, वो जी से जी कटेगा। देखो जी डैच की वैल्यू रखोगे तो क्या है, गणित है कैसे भी कर लो, जी डैच की वैल्यू जी होती है 1 प्लस एच अपॉन, एक बार एक वन ज़्यादा लगा दिया क्या, 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर, एक वन ज़्यादा लग गया है ना, ये केवल ऐसा आएगा 1। देखो जी डैच की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 36/100 ऑफ कितना जी, जी से जी कैंसल, तो ये चीज़ वही आ गई जो मैंने बताई थी। वैल्यू पुट करो, डिवाइड करो, गणित है, हर बच्चा अपने हिसाब से कर लेता है। पुट करना डिवाइड करना एक ही बात होती है, डिवाइड करने से चीज़ें कट जाती है कॉमन वाली, पुट करने से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, वो हट जाती है, कट जाती है या हट जाती है एक ही बात हो जाती है, ठीक है। तो ये गणित होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम एच का वैल्यू निकाल लो, आर के टर्म में कितना आएगा। सर हम वो नहीं रख सकते क्या, वो जो मैं अपना अब ये क्या, इसको सॉल्व करना ना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते आएगा कि नहीं आएगा, कहाँ पर, वो जी का फॉर्मूला, ये वाला, हाँ ये कब यूज़ करते हैं, जब एच बहुत ज़्यादा छोटा होता है। हाइट, आप जी का वैल्यू 36% गिरा रहे हो तो छोटा नहीं है ना, बहुत बड़ा नंबर है, 0.001% बोलते हैं या 1% से छोटा बोलते हैं तो छोटा बोलते हैं। 36% में वो फॉर्मूला नहीं लगाते, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब एच को क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, मतलब अल्टीमेटली वेरिएशन होता ही नहीं इसमें, ये केवल बोलने का है। फॉर्मूला हमेशा कौन सा लगेगा, ये लगेगा, आपको हमेशा क्वेश्चन आएगा तो यही फॉर्मूला लगाना है, ये केवल समझा दिया है आपको कैसा कर लेना, कि ठीक है। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 100/36, होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, रूट स्क्वायर हटेगा, यहाँ कितना आ जाएगा, रूट आया 10/6, तो ये हो जाएगा 10/6 इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाय आर, 10/6 मतलब कटेगा 2 तिया 2 पंजा, तो 5/3 माइनस का 1 इज इक्वल टू एच बाय आर, तो 2/3 आर इज इक्वल टू एच, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। 25% का क्या आएगा, ये आया समझ में, जोड़ घटाव करते आए,
ये क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आ गया कैसे किया? ठीक है, मतलब आपके पास जी डैच इज इक्वल टू जी टाइम्स ये था ना, तो जी डैच की जगह आप या तो ये रख दो, वैल्यू पुट कर दो, जी से जी काट दो, या फिर अपॉन में ये करके 36/100 कर दो, एक ही वन एंड द सेम थिंग। हाँ, ये फॉर्मूला ही हमेशा तुमको लगाना है। आप कब से कहाँ जा रहे हो? ये तो मैं समझा रहा था आपको कि पहले ये था, फिर यहाँ से फिर ये डिराइव करके जीएम की जगह जी आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर यहाँ आके यहाँ से यहाँ आया था ना। ठीक है, ये डिराइव यही मैंने वापस से करते सिखाया आपको। ये हटा दो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस देखोगे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया। हाँ, परसेंट में वो ज़्यादा परसेंट में दिए। हाँ, 1% से ज़्यादा कुछ दिया है तो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको 25% कर दिया तो क्या आएगा? वहाँ पर 36 की जगह यहाँ क्या आएगा? 25। यहाँ पे भी क्या आएगा? 25। ठीक, तो कितना होगा? 10/5 है ना। पहले रूट लेके काट लो या काट के रूट ले लो, एक ही बात है। इसी बेवकूफ़ जैसे क्वेश्चन मत पूछना आप, सर पहले काट दे क्या। हाँ, तो क्या आएगा कि 10/5 इज इक्वल टू 1 + h/r, तो कितना आ रहा है? 2। h इज इक्वल टू कितना? r नहीं आएगा, 2 में से 1 गया तो 1, h इज इक्वल टू r। ठीक है, 36 ये 81% कितने पे आएगा? 81%। 9 पे। वहाँ पे जनरली वैल्यू वही देंगे जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए। ठीक है, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। 100% हो जाएगा तो क्या रखोगे तुम? सीधे 1 ही रख दोगे, मतलब यहाँ 1/1। 100% भी दे सकते हैं ना आप, तो 100% रखो, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब क्या हो रहा है? गिर रहा है। मतलब आप जैसे, अरे ऑब्जेक्ट गिर नहीं रहा है, जी ड्रॉप्स टू 81% का मतलब ग्रेविटी 81% वैल्यू घट गई। ठीक है, आप ऊपर जा रहे हो। इंग्लिश भी नहीं समझते हो रहे तुम। मेरे को लगा कि क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, तुम्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अच्छा, बात ये है, आपको हाइट बतानी है कि जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ग्रेविटी 81% हो जाएगी, वो निकालना है आपको। हाइट निकालनी है ना, कितनी ड्रॉप ऊपर जाने से ग्रेविटी ड्रॉप होती है आपको पता है, तो अल्टीमेटली हाइट जो है वो आप पुट करके निकाल लो। चलो नेक्स्ट, फाइंड द वेट ऑफ अ पर्सन एट डेप्थ find the weight of a person at depth r/2 below surface of earth. Find weight of person at depth r/2 below earth's surface. below surface का फॉर्मूला लगेगा इसमें, if weight of a wave weight at surface. सरफेस पे अगर वेट 100 न्यूटन है तो जब वो व्यक्ति पृथ्वी से r/2 डेप्थ पर नीचे चला जाएगा तो कितना उसका g का वैल्यू होगा? 2h तो ऊपर जाने पे होता है बेटा, नीचे जाने पे 2 थोड़ी रहता है। 1 - h/r होता है। 1 - h/r, एक में 2h/r और एक में 1 - h/r, याद है? ठीक है, फॉर्मूला है, पेज पलटा के देख लो। बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जी डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? बिलो जैसे जैसे ना जाता है जी डैश इज इक्वल टू जी। तेरा पेपर कैसा रहा?
अच्छा भी है। फिजिक्स का था? अच्छा, फिजिक्स का कब है? फिजिक्स का इसके बाद मतलब कब, कल? कल तो कंप्यूटर के बाद फिजिक्स बोल रहा था, तो बोल रहा था फिजिक्स दे दो, क्या बोल रहा है। चलो, ये डेप्थ पे था, डेप्थ पे था कि नहीं? जैसे जैसे आप नीचे गिरते थे, ठीक है, ऐसे घूर के मत देखो, सब पढ़ चुके हैं अपन, है ना, रिवीजन करना पड़ता है इसमें, नहीं तो ऐसे याद नहीं रहता कुछ भी। ऐसे घूर के देखोगे तो सब चीज़ें सब गायब है, वो तो सब, ठीक है। GH इज इक्वल टू G1 माइनस H/R। बस अब क्या दे रखा है आपको कि पहले G निकलेगा तो वेट भी निकल जाएगा कि वेट क्या होगा, क्योंकि हमेशा वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है, मास कभी बदलता नहीं है। अब जब आप नए प्लेनेट पर चले जाओगे तो वेट WH इज इक्वल टू mg' हो जाएगा। हरी बात समझ में? आपको अभी का वेट दे रखा है कितना, ये कितना दे रखा है 100। आप क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। आपको क्या निकालना है, WH निकालना है, नहीं समझे? आप नए प्लेनेट पे गए तो WH कितना है, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। कैसे निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लोगे, m से m कट जाएंगे, m से m कट जाएंगे। G का वैल्यू G/G' अच्छे पुट करने की जरूरत नहीं है 9.8 वगैरह कुछ भी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या है, यहाँ पर G का वैल्यू कुछ R के फॉर्म में निकाल लोगे। किस फॉर्म में निकाल लोगे? तो क्या होगा, अब यहाँ से निकालो G', वो समझ में आ गया हमें करना क्या है? नहीं आया? वेट क्या होता है, वेट का फॉर्मूला mg, ये वैल्यू कितनी है 100 इज इक्वल टू mg होगा, ठीक है। और आपको नया वेट निकालना है WH, वो किसके बराबर होगा, mg' के बराबर। मतलब आप कहाँ पर जा रहे हैं, G' कब बनेगा, जब सरफेस से कितना चले जाओगे R/2 नीचे डेप्थ पे चले जाओगे तो G' आ जाएगा। तो नया वेट कितना हो जाएगा, WH इज इक्वल टू mg'। G' निकालना है, पुट कर दोगे, m से m तो कट ही रहा है वैसे भी, पहले निकाल लेते हैं। तो G' ये G के टर्म में निकाल लो, G' को G के टर्म में निकालोगे तो क्या आएगा, G H की वैल्यू कितनी रखेंगे, H इज इक्वल टू कितना नीचे जा रही हो डेप्थ पे। ये डेप्थ का फार्मूला होता है ना, ऊपर से नीचे जाते हैं तो डेप्थ पे मैंने बताया था कहाँ से मेजर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 माइनस H कितना है, R अपॉन में 2R, तो ये कितना हो गया, G' इज इक्वल टू G/2 आएगा कि नहीं, G' इज इक्वल टू G/2, ठीक है। फाइनली G' इज इक्वल टू G/2। अब ये दो इक्वेशन में से निकाल लो WH कितना होगा बताओ, इन दोनों को डिवाइड करके 100 अपॉन में WH इज इक्वल टू G/G', ठीक है। G' की जगह क्या रखूंगा, G/2, G से G कैंसिल हो जाएगा, 50 न्यूटन आएगा कि नहीं करते, अब देखो जरा। G' की जगह क्या रखूंगा, G/2, ये G' की जगह G/2, 100 अपॉन में WH इज इक्वल टू G की जगह G/2, तो वो बाई 2 का बाई 2 वो ऊपर ले लिया आपने, ठीक है। पहले से लिख लेना तुम, G' की वैल्यू G इज इक्वल टू G' कितना आ रहा है, G/2 अपॉन में 1 यहाँ लगाओगे, G से G कट जाएगा, 100 अपॉन में WH इज इक्वल टू कितना 2, तो WH इज इक्वल टू कितना 50 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर नहीं, इसमें कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हो, कितने डेप्थ पर चले गए, आधी डेप्थ पर चले गए, तो आपका वेट भी क्या हो जा रहा है, आधा हो रहा है। ऐसा हर बार नहीं है, ये तो मतलब वैल्यू पुट करने पे ऐसा आ रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप R/4 पे चले गए तो कितना होगा बताएं, अगर आप कितनी डेप्थ पर चले गए, R/4 मतलब समझ गए, ठीक है। R/4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 25 न्यूटन है ना, आएगा। R/4 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, H की जगह रखोगे R/4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, ठीक है।
नहीं चल रही है। h इज इक्वल टू r/4, तो यहाँ पे h की जगह क्या रखोगे, r/4, r से r कटेगा 1/4 आ जाएगा भाई, r/2 तो r/2, ठीक है। तो ये 25% आ गया यहाँ भी, मतलब फॉर्मूला तो वही चल रहा है उसके हिसाब से ही। चलो नेक्स्ट है, अब ये डेप्थ और हाइट के क्वेश्चंस है ना। ये जो थोड़े से दिक्कत देते हैं वो वाले हमने कर लिए, जो दिक्कत देते हैं वो वाले आपने करके देख लिए हैं, बाकी तो अनंत संभावनाएं हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देंगे तो है, ठीक है। अब एक डायग्राम दिया है, मास और ये, ठीक है, ये A, फाइंड, ये एक पॉइंट दिया है P, फाइंड VP, पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालना है आपको, ठीक है, इक्विलेटरल है। क्या निकालना है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, एट अ पॉइंट P पे एक मास अगर m है, इससे दूर है r कदम, पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या था, Vp इज इक्वल टू माइनस G m1 m2 कहाँ आता था अभी पोटेंशियल में, माइनस Gm अपॉन R, ठीक है, माइनस Gm अपॉन R। हर जगह मंदिर पहुंच जाओगे, जाना है तुम्हें मस्जिद में तो है, बोले हमारे तो भगवान वही है, हम मंदिर की जगह क्यों जाएं, तो जाना तुमको वही, जहाँ है वहीं जाओ। ये Gm mm, G सुनते से Gmm चिपका दोगे क्या भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगेगा, पोटेंशियल निकालना है तो, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगेगा, फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी में Gm1 m2 था, ठीक है, माइनस Gm1 m2। अब अच्छा एक और चीज़, जैसे कल मैं भूल गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये बस लिख लेना, वो मान लो कुछ ई ग्रेविटेशन फील्ड है, मान लो एक मास है, उसका ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है m, ठीक है। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, बस मुझे ध्यान में आ गया तो कहीं अटका लेना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस तरफ दे रखी है कि इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर मास जा रहा है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, F इज इक्वल टू m इंटू ई। क्या फॉर्मूला लगने बनेगा, F इज इक्वल टू m इंटू ई, ठीक है, क्लियर है। मास कौन सा रखना है, जो मास आपने यहाँ पर रखा हुआ है, और ये फील्ड एक्चुअली किसी मास के कारण बन रही होगी, ये ग्रेविटेशन फील्ड किसी मास के कारण बन रही होगी। और ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला भी बताओ क्या रखा था हमने, क्या था ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला, एट अ पॉइंट P पर ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला, E vector limit tends to 0 F vector upon M। हाँ तो कितना बचता था, F/m। हाँ तो वही तो था, E इज इक्वल टू F/m, ये m ये डिवाइड में ही आ गया था फोर्स की वैल्यू पुट करने पे, तो कितना निकला था, Gm अपॉन R स्क्वायर, कितना था Gm अपॉन R स्क्वायर, वो माइनस साइन वगैरह था, याद है, Gm अपॉन R स्क्वायर, जिस मास की वजह से होती थी। अगर मैं E, ये m का फॉर्मूला जो मतलब E में वैल्यू वापस से रखता हूँ, तो F इज इक्वल टू वही आ जाता है, कितना Gm अपॉन R ये बड़ा वाला G है, पूरा अर्थ का G, हाँ कैपिटल, मतलब ये पूरा अर्थ के अलावा किसी का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम ये अर्थ के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में भी एनी टू ऑब्जेक्ट, स्मॉल m और कैपिटल M, मतलब F इज इक्वल टू Gm अपॉन R स्क्वायर था ये फॉर्मूला। यहीं से ही अगर मैं m को कर लेता हूँ डिवाइड, तो F/m क्या बनता है, E क्या बनता है, ग्रेविटेशन फील्ड, जो कि फॉर्मूला क्या देता है, Gm अपॉन R स्क्वायर। नहीं आया समझ में क्या बोला मैंने, ठीक है। मतलब फोर्स में एक हिस्सा उस मास का आता है जो टेस्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हिस्सा उस मास का आता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, नहीं समझे, क्योंकि फोर्स का मामला में दो मास है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मास आता है जिस मास को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगे ऐसा पूछे तो क्या लगाना, F = me। और अगर आपको क्या निकालना है फोर्स, तो Gm/r², इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जो मास यहाँ पर रखा होगा, एक्चुअली जो मास रखा होगा इसके कारण क्या बन रहा होगा, कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, E = Gm/r²। ठीक है, तो याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन वो मास लेते हैं जिसके कारण फील्ड बनी। ठीक है, Gm/r²। और अगर फोर्स निकालना है आपको कि m मास का कोई ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चल रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना बनेगा, me वेक्टर। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना। चलो यहाँ पर पोटेंशियल निकालो। तो पोटेंशियल के लिए क्या, अच्छा ये मिटा दिया मैंने फिर, चलो ठीक है लिख दे के। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है एट पॉइंट P, Vp = -Gm/m। कौन सा लोगे, जो ये वाला है, में गिवन होगा हाँ जो गिवन मास है जिसके लिए पोटेंशियल निकालना है। r²। ठीक है, -Gm/r, r² लिख दिया। ये देखना कहाँ स्क्वायर यूज होता है, कहाँ स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, पोटेंशियल। ठीक है, -Gm/r। अच्छा, और अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है, जैसे ये तो V था, तो Vp का टोटल पोटेंशियल V1 के कारण, V2 के कारण, और मतलब इस पे निकालना है तो पहले इसका निकाल लो, इसको 0.1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, यहाँ से यहाँ तक, और इसको 3 बोल दो। ये जोड़ना नहीं है एक्चुअली, ये डिस्टेंस क्या है, r। ठीक है, ये जोड़ना नहीं है। अब ये इक्वेशन, ये r की वैल्यू निकलेगी मैथमेटिकली, जोड़ा मैंने इसलिए क्योंकि r की वैल्यू 1 की निकालोगे बाकी सबकी दोनों की वैसे निकलेगी। अब इसकी इक्वेशन अपन पहले भी निकाल चुके हैं, ये मतलब डिस्टेंस, इसको आप नीचे करोगे तो ये कितने पे आएगा, a/2 पे, पूरी a है तो ये कितने पे आएगा, a/2, ये पूरा 60 है तो ये कितना बनेगा, 30 बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ लगा दोगे, r की वैल्यू निकाल लोगे। अब थोड़ा सा लगाओ दिमाग जरा, एक ट्रायंगल को बाजू में बना के, ये है r, ये कितना 30, और ये कितना a के टर्म में निकाल लो, ये कितना a/2। हाँ वही लगाना है पंडित बद्री प्रसाद वाला। या फिर तुमको पता है कि इस एक्सिस के साथ जो बनता है ये r, ये क्या बनेगा, r का कंपोनेंट निकालना है इस एक्सिस के साथ, तो a/2 = r cos 30 रहेगा कि नहीं। चलो निकालो तुम तो पंडित बद्री प्रसाद से। कितना आ रहा है, a/2 = r cos 30 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, ये आ रहा है तो फिर तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो, नहीं तो फिर ठीक है आया। हाँ ये पंडित भाई, या फिर देखो तुम r का एक कंपोनेंट इधर निकलेगा तो इधर का कंपोनेंट क्या होगा, r cos थीटा, और इधर क्या दिया है, a/2, तो a/2 = r cos, इधर दे रखा है a/2, r cos थीटा भी a/2 वही है, तो इक्वेट कर दो, या फिर पंडित बद्री प्रसाद लगा दो, तो यहाँ से r कितना हो जाएगा, आया तेरे को ये, हाँ उससे करके लिया ना, हाँ बस वही किया है। ठीक है, उसके हिसाब से बार बार चीज़ें नहीं बतानी जाती है, ये एक बार बता दिया है इसको, फिर कहाँ से आ रहा है फिर वापस वही बताओगे तो अपन सीखेंगे। r पुट कर दो, कितना आ रहा है, Gm√3/a, b में a/√3 आ रहा है, यहाँ पे क्या है यार, a/√3 आएगा कि नहीं, a/√3 आएगा, पुट कर कुरा के, cos 30 कितना होता है, 2 से 2 कट रहा है, और क्या √3/2, 2 से 2 कट गया, तो r = a/√3। मतलब हमारा v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो Gm/r, और r कितना है, ये सब माइनस में चल रहे हैं, कितना a/√3, तो अपॉन में 1 अपॉन में
ठीक, क्लियर है? V2 भी यही आएगा, V3 भी यही आएगा, V2 भी क्या रहेगा? V2 भी यही सेम रहेगा, हाँ और V3 भी क्या रहेगा? सेम, क्योंकि डिस्टेंस भी वही है और मास भी वही है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या हो जाएंगे? अगर तीनों चीज़ें सेम है जुड़ जाएंगी। हाँ, माइनस, पहले तो नहीं, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 टाइम्स। तो टोटल VP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इन तीनों को जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? -3 -3 K ले लो इसको, और क्या तीनों एक साथ आ रहे हैं तो -3 और K की वैल्यू रख दो वापस वही -GM √3 -3 √3 GM/A आ गया। पहले ये कितना आ रहा है? ये √3 ऊपर जाएगा तो √3 GM/A विथ माइनस का साइन। अब ऐसे कैसे सीधे कितनी बार जोड़ना है? 3 बार जोड़ना है ना, तो -3 हो जाएगा। बार बार एलसीएम लेके अगर सॉल्व कर लोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये वैल्यू को वीपी का पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब आप याद करो, एक क्वेश्चन था, मैंने बोला था कि अपन इसको तब करेंगे जब पोटेंशियल निकालेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो, ठीक है। वहाँ पर हम अटक गए थे और कुछ तो भी काम मैं कर रहा था एक्चुअली, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था? एनसीईआरटी का था, कौन सा? सेकंड 8.2 था ये शायद, ठीक है, 8.2 या कुछ था, 8.3 था। आपको स्क्वायर दे रखा था, यहाँ मास m है, यहाँ भी कितना m, यहाँ भी कितना m, यहाँ भी कितना m, और इस सेंटर पे आपको O दिया था, इसका VO फाइंड किया था, नहीं समझे? इसका VO फाइंड करना था पर मैंने छोड़ दिया था कि अपन इसको तब पोटेंशियल के न्यूमेरिकल करेंगे तब इसको ले लेंगे, ऐसा बोला था मैंने। तो आज जैसे एक न्यूमेरिकल बताया उसके जैसे अभी तुमको निकालना है और बुक से मैच करना है, ठीक है। तो इसमें भी लास्ट में सब ऐड हो जाएगा। मतलब VO इज इक्वल टू, जिसको मैं नंबर 1 दे दूं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो VO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ 1 प्लस पोटेंशियल ऑफ 2 प्लस पोटेंशियल ऑफ 3 प्लस पोटेंशियल ऑफ 4। इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बिंदास जोड़ो। वेक्टर रहता तो फिर आपको क्या देखना पड़ता है? डायरेक्शन देखना पड़ता है I J और K के हिसाब से। इधर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। V1 V2 V3 जोड़ लोगे, V1 कितना? R की वैल्यू निकालना है मेन चैलेंज। तो इसमें ये R, ये डिस्टेंस की टोटल आपको लेंथ A के फॉर्म में दी थी, L दी थी, ये पूरी डिस्टेंस दी थी L, कितनी दी थी? L, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगवा के मैंने डायगोनल का दूरी बताया था, √L² प्लस L² 2L², तो √2L आया था डायगोनल। ये पूरा दूरी कितना आया था? √2L आया था। अभी अपने को कौन सा दूरी निकालना है? ये आधा, नहीं समझे? √12/2। तो √12/2 R इज इक्वल टू हो जाएगा √2L/2। ये काम तुम्हें करना था पर मैंने ही करवा दिया, ये मैं करा था, ठीक है। हाँ, वो उसमें किया था, आपने ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो इसको, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 45। इसको यहाँ करोगे, सब कर सकते हो मैथ से। किसका दिमाग कैसा लग रहा है, किसका दिमाग कैसा लग रहा है, ठीक है। L तो L/2 क्या पता होनी चाहिए, स्क्वायर है, ठीक है। तो ये R इज इक्वल टू √2/L, बस ये R पता करना है। तो एक का V1 कितना निकलेगा? -GM/M, कौन सा? R ये है, नहीं समझे? अपॉन में पहले 1 और अपॉन में √2L/2। ऐसे कितने निकलेंगे? 4 कॉमन चीज़ निकलेगी सेम, क्योंकि यहाँ पे भी वही बनेगा, यहाँ पे भी वही बनेगा और यहाँ पर भी वही बनेगा। RR डिस्टेंस बदली क्या? डिस्टेंस बदलेंगे तो फिर सब कुछ अलग हो जाएगा। तो आपको क्या निकाल देना है? यहाँ पे V निकाल देना है। पहले तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा? -2GM/2। हाँ, और फिर फाइनली कितना हो जाएगा वो करके बताओ मुझे, चारों को जोड़ के।
सर हम इसे हाँ रेशलाइज भी कर लो, सब कुछ कर लो, गणित है, फिर मत पूछना बार 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 बार। जिसका जो आंसर आ गया सब सही है, कोई मैथमेटिकली गड़बड़ मैंने कर दी हो वैसे तो नहीं करी है कहीं भी। इसको थोड़ा यहीं सॉल्व कर लेते हैं आप जैसे। सर रूट 2 को रैशनलाइज कर लेना। हाँ कर लो ना, L को तो वही रहेगा। बुक के हिसाब से निकाल लो। देखो -4√2 GM/L आ जाना चाहिए, हाँ। -4√2 GM/L। अरे तो चार को जोड़ देना। अच्छा हाँ, आ गया। ठीक है, चारों को जोड़ोगे, ये चारों को जोड़ के ही बताया मैंने फाइनल आंसर। एक को तो पहले उधर अपॉन में 2 ले जाओगे, फिर एक का तो आ रहा है -√2 GM/L। हाँ वो रेशलाइज करने के बाद ना, हाँ रेशलाइज करने के बाद इसका -4 नहीं आया। GM/L आ आ गया। गया। कम से आ गया। चलो तो ये कैसे पोटेंशियल का क्वेश्चन इस टाइप से निकलेगा। ठीक है, पोटेंशियल कैसे निकाला सीख गए। तो बेटा आज समझ में आएगा तुम्हें तो कल भी समझ में आएगा। मतलब कब? कल मतलब कौन सा? एग्जाम में। और उसके बाद वाला 12th में। मैंने बताया था कौन चीज कॉपी पेस्ट होने वाला है, पूरा चैप्टर किसमें कॉपी पेस्ट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक दो है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक चैप्टर में तुमको इशारा करूंगा कि देख वहाँ पढ़ा था, याद है कि नहीं, फिर तू भूल तो जाएगा, फिर तेरे को फिर से बता दूंगा मैं, पर रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, पर ये चीज़ मैंने अभी से संकेत दे दिया है कि वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शब्द यूज होगा, काम वही है सब कुछ, क्योंकि वर्क डन उसमें भी आता है। फिर वहाँ मैग्नेट वाले में भी काम होता है, मैग्नेटिज्म में भी चैप्टर है एक अच्छा सा। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब यहाँ पे एक और वर्क डन एनर्जी में ड्यू टू मास। हाँ अच्छा, कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। ये सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं है, पर फिर भी आप लिख लो इसका फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, ग्रेविटेशनल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जीपी पूछना मत क्या है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट एक्सिस। ठीक है, जीपी मतलब क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट एक्सिस, मतलब यहाँ से कुछ r दूरी पर कुछ एक पॉइंट पर क्या निकालना है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? वीपी इज इक्वल टू, इस पॉइंट पी पर वीपी इज इक्वल टू निकलेगा -GM/√r² प्लस x², जहाँ पे ये r क्या होती है? इसकी रेडियस। नहीं आया? ये तो केवल रट्टा मारा क्वेश्चन है, इसका प्रूफ होता है, डेरिवेशन होता है, मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। समझ में आ रही बात? डेरिवेशन मैंने नहीं बताया है, सुन लिया मैंने क्या बोला? आपको नहीं है एनसीईआरटी में, ये कॉम्पिटिटिव हिसाब से था तो सामने दिखा, लगा दिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, ठीक है, एट एक्सिस। एक्सिस समझ रहे हो ना? रिंग है, मतलब ये रिंग पड़ी हुई है आपकी, कुछ इस टाइप से कुछ रिंग है, और उससे एक्सिस पे इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना। पर किसके कारण? रिंग के कारण। किसके कारण? रिंग के कारण। ठीक है, इसके पहले अपन केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते थे, बस एक पॉइंट देते थे। अब यहाँ पर रिंग रखी हुई है, स्पेशल शेप रखा हुआ है। ठीक है, पहले अपन मास के कारण निकालते थे, शेप से मैटर नहीं करता था उसमें। अपन ने जो निकाला था वो क्या रखा था? एक कुछ मास रखा है इतनी दूरी पर, तो इसके कारण क्या वो फील्ड बन रहा था। तो अच्छा, एट एक्सिस के बाद एट सेंटर पे कितना होगा? सेंटर पे आर कितना हो जाएगा? मतलब इसी फॉर्मूले से सेंटर का भी डेरिवेशन हो जाता है। आर की वैल्यू कितनी पुट कर दो? 0। सॉरी, आर नहीं, एक्स। और सुनो सुनो, इसको एक्स है ना, ये एक्स, मैंने उसको स्मॉल आर ले लिया था। स्मॉल आर के हिसाब से यहाँ स्मॉल आर इसको रखना। एक्स ये स्मॉल आर लिखा था ना तुमने, और यहाँ एक्स लिखा था, तो गड़बड़ हो गई ना, उसको सुधार लो। नया फॉर्मूला है। हाँ, अगर सेंटर पे करेंगे तो क्या पुट कर लोगे? एक्स क्या पुट कर लोगे? रेडियस 0 होगी क्या कभी? रेडियस 0 थोड़ी होगी, रिंग तो वही है, पर आते आते आपका पॉइंट क्या हो गया? एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ, एक्सिस पे, एक्सिस पे। इसको भी याद रखना, क्योंकि ये 12th में फिर आएगा, वापस से मैं आऊँगा।
एक्स जीरो तो ये कितना होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, आर जीरो पुट करोगे। ठीक है, ये किसका था, रिंग का। फिर इसमें नेक्स्ट होता है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एक और चीज़ रह गई थी, जो चीज़ मैंने बोला था आज का दिन वही है कि मैं कल भी गलती से भूल गया, चैप्टर पूरा कराऊंगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। होगा वो ये कि वो चीज़ पहले करवानी चाहिए, वो चीज़ पीछे हो जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। केवल एक ही लाइन का है ये, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, 12th भी मैं साथ में पढ़ाता हूँ तो वहाँ इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर चल रहा है ना रिवीजन में, इसीलिए वो ठीक है। तुम ग्रेविटेशन समझना अभी, ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड और ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। क्या बात समझ में आ रही है? E इज इक्वल टू, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और V क्या है, ग्रेविटेशन फील्ड, और V क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। हरी बात समझ में? मतलब ये डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला, ये कैसा फॉर्म है, डिफरेंशिएशन फॉर्म। ये कैसा फॉर्म है, डिफरेंशिएशन फॉर्म। ये कैसा फॉर्म है, 10 बार बोलो, ये कैसा फॉर्म है। इसका बिना डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस बी बाय आर। ठीक है, बिना डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म क्या होगा, नहीं समझ में आया कुछ भी, फॉर्मूला है, कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, क्या समझोगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ से dv की जगह E को किधर भेज दिया, इधर, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डॉट डी आर, और बाद में क्या करना पड़ेगा आपको पता है, डॉट डी आर आ गया, मतलब क्या है, इंटीग्रेशन, माइनस माइनस लगा लो। क्या बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, इन सभी फॉर्मूले में माइनस का इतना यूज नहीं करते हम। तो इसमें लिमिट क्या है? ठीक है, लिमिट आपको होगी कि डी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, डी आर के, तो यहाँ भी कुछ लिमिट होगी कि कुछ आर नहीं, आर देंगे कि भाई 2 से 0 से 2 मीटर 3 मीटर, अभी न्यूमेरिकल करने वाले अपन। ठीक है, ई नहीं, डीवी तो इधर रह गया ना, आपको डीवी इधर रह गया, ई डॉट डी आर, डीवी निकालना है, अगर पोटेंशियल निकालना है तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर। ठीक है, डी आर का कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, आप सोच रहे हो कि डी आर इज इक्वल टू डी वी बाई, ऐसा नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया? ये इंटीग्रेशन करना पड़ता है। आप जब ई डॉट डी आर है तो पहली बार तो पढ़ नहीं रहे अपन, जब भी ई डॉट डी आर आता है तो अपन फिर क्या कर देते, दोनों तरफ इंटीग्रेट, इधर भी करेंगे इधर भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इधर इंटीग्रेशन, ये तो 0 से v तक करते हैं, तो ये तो कितना हो जाता है, v, टोटल v बन जाता है। और इधर जो भी आपका लिमिट रहेगा, लिमिट a से लेकर लिमिट b, ये तो क्वेश्चन में दिया होता है कि यहाँ से यहाँ तक करो। वो बोलेगा कि पूरी डिस्टेंस r का निकालो, तो 0 से लेकर r रख देंगे अपन। वो बोलेगा कि 2 से 3 तक का निकालो, तो 2 से 3 रख देंगे, 4 से 5, जो भी व्हाटएवर जो भी देगा वो निकाल लेंगे। अच्छा, अब ये जो होता है ना, ये जो होता है इलेक्ट्रिक, जो आपने मतलब यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड निकाला, ये कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए, इसका एक कंपोनेंट x में भी होगा, एक कंपोनेंट y में भी होगा, और एक कंपोनेंट z में भी होगा। सारी बात समझ में, एक x में भी होगा, एक y में भी होगा, और एक z में भी होगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, i कैप, j कैप, और ये क्या हो जाएगा, कुछ k कैप के हिसाब से आएगा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं अब इसमें। सारी बात समझ में कि नहीं? तो Ex का जो फॉर्मूला है, Ex का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी वी एक्स बाई डी आर। क्या होता है, डी, इसको है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होता डिफरेंशिएशन ही, पर पढ़ते क्या है, हाँ बताया होगा मैंने। Ex, Ey इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, माइनस डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा आर, और Ez इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, ये कॉम्पिटिटिव के हिसाब से चल रहा है थोड़ा, क्लास अपना स्कूल लेवल पे तो तुमसे पूछेंगे नहीं, पर फिर भी अपन लोगों से पीछे ना रहे, इसलिए मैं हर चीज़ बताता हूँ आपको, स्पेशली फिजिक्स में तो बता ही देता हूँ, केमिस्ट्री में भी बताइए, सब कुछ बताया है। कुछ कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो फिर अब चीज़ें बहुत अनंत हैं, कभी ना खत्म होने वाली। बाकी मेरा जो कंटेंट है सबसे बेस्ट कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ,
कि आपको कंटेंट वाइज चीज़ें सब क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी छूट जाए। बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें छोड़ भी देता हूँ मैं, जो कि एकदम जेई लेवल की है, बहुत ज़्यादा एडवांस है। ये समझ में आ गया? मतलब ई जो निकलेगी एक्स की भी निकलेगी, वाई की भी निकलेगी और जेड की भी निकलेगी। ये डेल्टा, ये इसको पार्शल, ये टेढ़े डी आते, टेढ़े डी, ये दोनों जगह आएगा यार, मैंने एक जगह लिख दिया, सॉरी। टेढ़े डी है ना, है डिफ्रेंसिएशन ही, वो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ है। पार्शियल शब्द क्यों बनता है? क्योंकि अब यहाँ पे कितने हैं, इकलौता एक्स नहीं है, इकलौता वाई नहीं है, इकलौता जेड नहीं, तीनों ही क्या है, वेरिएबल है। जब 3 वेरिएबल होते हैं ना, तो अपन शब्द क्या यूज करते हैं, पार्शियल। क्योंकि अब इकलौता एक्स का नहीं करना है, किसका करना है, एक्स का भी करना है, वाई का भी करना है और जेड का भी। जब एक्स की बात होगी तो वाई और जेड क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट। जब वाई और जेड के रिस्पेक्ट, जब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स और जेड क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट। जब जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स और वाई क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट। नहीं, एक्स और वाई, भाई जिसके रिस्पेक्ट में करोगे उसको कांस्टेंट नहीं मानना है, उसको छोड़ के जो बचे हुए 2 रहेंगे कांस्टेंट। क्या समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हटा दें इसको। चलो एक और चीज, एक जो चीज आपको एनसीईआरटी में और नहीं दी हुई है, जो ये भी लिख लो। सर यहाँ पे खत्म हो गया ना। हाँ, ये रिलेशन खत्म हो, ये क्या पढ़ा आपने, ये रिलेशन खत्म हो। पोटेंशियल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर और ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ग्रेविटेशन पोटेंशियल फोर्स की एनर्जी फील्ड